अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं मुस्तार अहमद कसाना। बहुत इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं। आज आपने देखा कि साइफर केस के हवाले से भी खबरें पढ़ी आपने, और फिर आज का जो दिन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान की जमानत का केस है। अब उसमें क्या होने जा रहा है इसका भी तजिया करेंगे। साथ साथ ये जो फैसला कल आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा, और जिसकी वजह से लगता ही है कि सारे का सारा जो प्लान था वो तलपट हो गया वो है, और उसका क्या इम्पैक्ट बनेगा, और ये जो मनसूबा बनाया गया था इमरान खान को कॉन्विक्ट करने का, किस तरीके से वो इफेक्ट हुआ है। इन तमाम लोगों पर गुफ्तगू करेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर साहब जनाब सलमान आबिद भाई से। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम इसरार भाई। सलमान भाई, ये जो पहले मेरे ख्याल है कि जमाने से पहले हम पूरा ये डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कल फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और जिसमें जो ट्रायल जो हो रहा था उसमें जेल में, उसको उन्होंने कलअदम करार दे दिया है, नल एंड वॉइड करार दे दिया है, और उसकी अभी तक जितनी भी कार्रवाई हुई थी उसको भी नल एंड वॉइड करार दे दिया गया है। अब ये जो फैसला है इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा रिलीफ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि रिलीफ तो इन अ सेंस बनता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें कि जो 29 अगस्त से लेकर अभी तक की जो सारी कार्रवाई है उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया गया, और कहा गया कि ओपन ट्रायल जो है उसको इंश्योर किया जाए वहां पे। तो आप समझते हैं कि ये जो इसके पीछे कुछ लोगों का ये कहना है कि जो प्लॉट था, जो इमरान खान को कन्विक्ट करने का प्लॉट था, जो वो सारे का सारा उलट पुलट हो गया, और अभी तक क्योंकि फर्दर जुर्म आई भी नहीं हुई है, और नए सिरे से फर्दर जुर्म आयद करनी पड़ेगी, और वो नहीं हुई अभी, और फिर उसके बाद जो कन्विक्शन है उस पर टाइम लगेगा। तो इस लिहाज से इमरान खान को काफी टाइम मिल गया जी। डू यू एग्री विद इट? देखिए, एक बात तो ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक रिलीफ तो उनको मिला है, और वक्ती तौर पर जो फैसला आया है उससे जो जेल में ट्रायल होना था और जिस तरह से उनको पेश नहीं किया जा रहा था अदालतों के अंदर, उस मामले की हद तक तो मैं मानता हूं कि उनको रिलीफ मिला है। लेकिन उनका एक और बड़ा मुद्दा भी था, वो ये था कि जो जज की तकरीरी है वो भी इलीगल है, लेकिन वहां उनको रिलीफ नहीं मिल सका, और कोर्ट ने ये कहा है कि उनका ओपन ट्रायल किया जाए, लेकिन अगर आप जेल में ट्रायल करना चाहते हैं तो फिर कानूनी तकाजे भी पूरे किए जाएं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये कोई मुकम्मल रिलीफ तो नहीं है, एक वक्ती रिलीफ था। जो जेल में ट्रायल हुआ उसके हवाले से उन्होंने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन मसला ये है कि यहाँ मसला कानूनी नुक्ता तो थोड़ी है, यहाँ मसला तो ये है कि हमने हर सूरत में इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाना है, इमरान खान को पर प्रेशर में लाकर उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवाने हैं, उनको सजा सुनानी है, उनको जेल में रखना है। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अगर वो एक मुकदमे से बाहर भी हो जाए तो दूसरा मुकदमा उनके लिए तैयार है, और साइफर के मामले में भी और दीगर मामलात में भी अभी इमरान खान की जो कानूनी जंग है वो जारी रहेगी। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब तक सियासी जंग का फैसला नहीं होगा उस वक्त तक कानूनी जंग उनका पीछा करेगी। और सियासी जंग से मुराद ये है कि कुछ सियासी फैसले जब तक पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के जो ताकतवर तबकात हैं उनके दरमियान नहीं होगा, उस वक्त तक इमरान खान को शायद बड़ा रिलीफ ना मिल सके। क्योंकि लगता यह है कि जैसे मैंने कहा कि जितने भी कोशिशें हो रही हैं इमरान खान को प्रेशर में लाकर अपनी मर्जी के फैसले करवाने में, उसमें अभी तक मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे, और जब मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे तो उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब आप देखिए ना, यही जो कुछ खावर मानिका का प्रोग्राम चला है, ये आपके ख्याल में इसकी टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? एक तरफ साइफर केस के कॉन्टेक्स्ट में आप उनको दबाव में लाना चाहते हैं, और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में जब वो दबाव में नहीं आ रहे तो आपने खावर मानिका का इंटरव्यू चला दिया, और उस इंटरव्यू के ऊपर पाकिस्तान की सहाफत और पाकिस्तान की सियासत का जनाजा ही देखा जा सकता है। एक बात, और जिस तरह से उनकी जाती निजी जिंदगी पर हमले किए गए, अब ये नहीं मालूम कि खावर मानिका का ये बयान दुरुस्त है या उससे पहले जो बयानात उन्होंने अपनी अहलियत के बारे में दिए थे वो दुरुस्त है। लेकिन सबको मालूम है कि इस तरह के इंटरव्यूज कैसे हो रहे हैं। कोई बंदा जो अगवा हो जाता है, गायब हो जाता है, वो इस्तकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर से मिलता है या हमें टीवी चैनल्स के अंदर से मिलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक, अभी कहा जा रहा है कि ये मलक रियाज का भी इंटरव्यू आने वाला है, फिर कहा जा रहा है फराग गोगी वादा माफ गवाह बनने जा रही है। यानी चारों तरफ से इमरान खान को घेरे में लाया जा रहा है और उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि वो फौरी तौर पर सरेंडर कर दें, और जो शराइत उनको दी जा रही है उस पर वो इत्तेफाक करें,
और आगे बढ़ने का अमल जो है वो उसको फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो ये एक लेकिन लड़ाई इसमें है जो सियासी नौयत की लड़ाई है, और जब तक सियासी नौयत की लड़ाई जो है अपने मतलूबा मामलात के अंदर आगे नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक मुझे लगता है कि साइफर समेत तमाम मामलात जो है उसके ऊपर इमरान खान का मामला जो है इसी तरह कश्मोकश में जारी रहेगा। वो रहेगा। अच्छा, लेकिन एक चीज मुझे बताएं कि जो प्लान है उसके साथ एक टाइमिंग्स का भी एक सिलसिला है, क्योंकि इलेक्शंस का अनाउंस कर दिया गया हुआ है, 8 फरवरी को डेट दे दी गई है। अब उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल देना है, जो कि मिड दिसंबर में उनको स्केड्यूल देना पड़ेगा 54 डेज का। अच्छा, अब उसमें अगर देखा जाए तो ये इस लिहाज से तो एक धचका लगा है उनके प्लान को, क्योंकि नून लीग वालों का ये ख्याल था, नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि इमरान खान को मिड दिसंबर से पहले पहले कन्विक्ट कर दिया जाए, सजा दे दी जाए, उनको सुना दी जाए। लेकिन ये जो आया है फैसला, वो तो आप समझिए ना कि इसमें थोड़ा सा तो उनको मेरे ख्याल है धचका लगा होगा कि भाई ये क्या हो गया, हमने तो प्लान कुछ और किया हुआ था, ये तो कुछ और हो गया। देखिए, बात यह है कि पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई है, उस वक्त से इमरान खान के सियासी मुखालफीन और इस्टेब्लिशमेंट कई तरह के प्लान बनाती रही है, और इमरान खान को जिसे कहते हैं ना कि उसको फातेह से शिकस्त में तब्दील करने की कोशिशें होती रही हैं, सियासी बुनियादों पर भी, इंतजामी बुनियादों पर भी और कानूनी बुनियादों पर भी। लेकिन मसला यह है कि कोई हरबा कामयाब नहीं हो पा रहा। वो आपने सरदार अख्तर मैंगल साहब का एक रीसेंट इंटरव्यू सुना है, और वो इंटरव्यू में वो फरमा रहे हैं कि जनाब हमें ये इतराफ करना चाहिए कि हम सब इमरान खान के हाथों शिकस्त खा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 16 माह की जो हुकूमत है उसने पाकिस्तान की सियासत में वो ब्लंडर कर दिया है, जिसकी वजह से जो हम इमरान खान को बिल्डोज करना चाहते थे, उसके वोटर को बिल्डोज करना चाहते थे, हमें उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं ये इतराफ करता हूं कि हमारे सारे मंसूबे जो है वो इमरान खान के सामने फेल हो चुके हैं। अब ये बात इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि वो जो कॉन्स्पायरेसी थी इमरान खान की हुकूमत को गिराने की, वो वहां से लेके आज तक ये जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि हम इमरान खान को और इमरान खान के वोटर को बिल्डोज करना चाहते थे, हमें उसमें नाकामी हुई है। अच्छा, मैं कल इस्लामाबाद में 2-3 लोगों से, मेरी बाखबर लोगों से बातचीत हुई है, और मैंने उनसे कहा कि यार कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि इलेक्शन वाले मामले में कुछ मसले हो गए हैं, और लगता है कि इलेक्शन के बारे में कुछ इबाम पैदा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हमारी सिर्फ असेसमेंट नहीं है, बल्कि कुछ इंफॉर्मेशन भी है कि ये इलेक्शन 8 फरवरी वाले जो हैं अगेन दोबारा डाउट में जा रहे हैं कि होंगे भी या नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो गेम प्लान था अभी तक वो मतलूबा नताइज नहीं दे पा रहा, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। तो अच्छा, अब ये जो साइफर वाले मामले में भी जो कुछ हो रहा है, उसमें भी जिस तरह से सोचा जा रहा था उस तरह से चीजें नहीं निकल रही हैं, मैं आपको बताऊं। और मैं कई कानूनी वकला से सुन चुका हूं कि साइफर के मामले में भी उनको सुक्की का सामना करना पड़ेगा, इसीलिए साथ ही दूसरे मुकदमा तैयार होते हैं ताकि अगर एक मुकदमे से रिलीफ मिले तो दूसरे मुकदमे में उनको पकड़ा जाए। अब आज बल्कि मियां वाली का भी एक केस आ गया ना, मियां वाली में भी हमने 50 लाख का एक केस बना दिया। हाँ जी, हाँ जी। और ये जो दो रुकनी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस का फैसला है, उसने वक्ती तौर पे तो उस खेल को नुकसान पहुंचाया है ना। यानी उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जिस तरह से उन्होंने फैसला महफूज किया कई हफ्तों तक, और जिस तरह का फैसला किया उसके बिल्कुल बरक्स फैसला दिया है। तो मेरा मतलब है कि सारी तदबीरें जो है वो ड्राइंग रूम में बैठ के जो इख्तियार की जाती हैं या तैयार की जाती हैं, जरूरी नहीं कि वो अपने मतलूबा नताइज भी दे सकें। इसलिए एक कुदरत का भी एक निजाम होता है, कुदरत का भी एक निजाम होता है। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि अभी तक जो मामलात चल रहे हैं उसमें इबाम जो है वो पाकिस्तानी सियासत के अंदर बढ़ता जा रहा है। अच्छा, ये बात भी नजर आ रही है, ये बात भी नजर आ रही है कि इमरान खान को इलेक्शन से पहले बिल्कुल बाहर नहीं निकालना, और उनको बाहर निकालेंगे तो ज्यादा मसले पैदा हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है, आप आज के दिन तक तो पीटीआई को किसी भी किस्म का कोई एक्टिविटी करने की इजाजत ही नहीं दे रहे, तो वो किस तरह का फिर वो मामला चलेगा इंतखाबात की तरफ और कैसे आगे बढ़ेगा? तो क्वेश्चन और उन सवालात के जवाब नहीं मिल रहे। क्वेश्चन जो आपने बताया कि सवालात के जवाब नहीं मिल रहे, असल में तो यही क्वेश्चन बन रहा है जो मैं बात कर रहा था, और उसकी कंटिन्यूटी में ये पूछना चाहूंगा कि ये जो अब फैसला आया है, मैंने कहा कि फर्द जुर्म आयद करनी पड़ेगी दोबारा से
दोबारा से ये कमीशन के उसमें केस चलेगा, फिर इन द मीन टाइम हो सकता है पीटीआई जो है वो अपील कर दे इस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में, वो फिर थोड़ा सा डिले हो जाएगा। तो 8 फरवरी तक तो फिर वो मामला जो खराब होता नजर आ रहा है। और इस हालत में कि जब इमरान खान के जो कमीशन ना हुई हो तो ये इलेक्शन करवाना क्यों पसंद करेंगे, और नवाज शरीफ क्यों पसंद करेगा कि इलेक्शन हो। तो ये मेरा ख्याल है कि आपकी जो बात दोस्तों से हुई है उन्होंने सही कहा है कि इलेक्शन जो है वो खटाई में पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन ना बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी है इमरान खान साहब का बेल वाला एप्लीकेशन। मामला, हाँ हाँ उसमें जरा सूरत वाजे हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या नजर आता है। देखिए, आप नीचे से तो अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक बहुत सी चीजें कर सकते हैं। आला अदलिया के जो मामलात होते हैं उसमें बहुत सी चीजें डिफरेंट तरीके से बिहेव होती हैं। उन्होंने अपनी लिजिटिमेसी और क्रेडिबिलिटी को भी किसी ना किसी शक्ल में स्टैब्लिश करना होता है। तो देखते हैं कि साइफर के आज के मामले में क्या पेशरफ्त होती है। ये ठीक है कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि साइफर का मामला जो फौरी तौर पे होने वाला था फैसला, वो नहीं हो सकेगा, उसमें थोड़ा सा अब लिंगर ऑन हो गया, लंबा हो गया है। लेकिन आप देखिए ना कि जिस ढटाई के साथ इन तमाम मामलात को चलाया जा रहा है, वो जाहिर करता है कि यहाँ मसला आइन और कानून का नहीं है, यहाँ मसला उस ख्वाहिश का है जो हमने अपने ऊपर हावी कर ली है कि किसी भी सूरत में हमने इमरान खान को रिलीफ नहीं देना, किसी भी सूरत में हमने उसको इंतखाबी मैदान में नहीं उतारना, किसी भी सूरत में उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देना, किसी भी सूरत में उसकी पार्टी के लोगों को, अब वो जो अवान साहब है, अली नवाज अवान साहब जो है, किस तरीके से वहां पर लेके गए हैं, वो बहुत से सवालात उठ रहे हैं कि भाई आज के दिन तक आप जिस तरीके से ये चीजें कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो साजिशी खेल है या जो इंतखाबात के हवाले से सियासी इंजीनियरिंग का खेल है, वो अपने अरूज के ऊपर है। और जब वो अपने अरूज पर है तो फिर कैसे आप चीजों को रिलीफ दे सकेंगे, और कैसे आप जो है वो बाकायदा एक चीजों को फ्री एंड फेयर तरीके से आगे लेके चलना चाहते हैं। ये ठीक है कि माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत कुछ हुआ, बेनजीर साहिबा के साथ बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये जो आज की जो तारीख में जो कुछ हो रहा है, ये इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता उन मामलात के साथ। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म का एक माहौल है जो इस वक्त पीटीआई को अमली तौर पे यरगमाल बना दिया गया है, या अमली तौर पर उस पर पाबंदी लग चुकी है। और जब आप उन पर पाबंदी लगा चुके हैं और उनको किसी किस्म का, अब वो उन्होंने पेशावर में एक बड़े जलसे का ऐलान किया है 9 तारीख को, शायद 9 दिसंबर को। तो देखते हैं कि उस वक्त तक शेड्यूल आता है, और शेड्यूल आता है तो फिर क्या तरीके चलेगा। लेकिन एक इशारा कर दिया जो मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था कि जनाब अगर इस दफा हमारे जलसे को रोका गया और रैलियां नहीं निकालने दी गई, जलसा नहीं करने दिया गया, तो हम बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो मैंने आपको कहा था, और ये खुद हामिद मीर ने भी ये बात की थी, कि शायद लगता ये है कि जो पीटीआई का मामला इलेक्शन में हिस्सा लेने का है, ये सुप्रीम कोर्ट पे जा सकता है। तो अब इसका इशारा मिल रहा है कि मामला जो है वो आला अदालत में जाएगा, और आला अदालत ही देखेगी कि जनाब इनके लिए क्या करना है। अच्छा, इसमें अब ये मुझे बताइएगा कि ये जो कल फैसला आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, इसमें आपने भी थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो उनकी प्रे थी कि वो जो तकर्री हुई है जज की, उसको इलीगल करा दिया जाए। अब वो चूंकि उन्होंने नहीं करा दी, तो इसलिए आप समझते हैं कि पीटीआई जो है वो अपील में जाएगी। और दूसरी बात, जिस बात पे वो जा सकती है अपील में, वो ये भी हो सकता है कि वो कहेंगे कि जेल में तो ओपन ट्रायल हो ही नहीं सकता, जितना भी आप कोशिश कर लें तो वो ओपन ट्रायल कैसे होगा जो कि जेल में होगा, और वहां पे ना सहाफियों को जाने की मुकम्मल तौर पर आजादी होगी, चंद गिने चुने लोगों को बुलाया जाएगा। तो इन दोनों ग्राउंड्स पे पीटीआई जो चैलेंज कर सकती है, गवर्नमेंट जो चैलेंज नहीं करेगी क्योंकि उनको पता है कि वीक केस है, वो तो मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये 2 ग्राउंड्स पे पीटीआई जाएगी भी अपील में। जी देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है ना, प्रोसीडिंग जो है, वो जाहिर कर देगी कि उनको किस तरीके से चीजें मिल रही हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद वो ये फैसला जरूर करेंगे, क्योंकि देखिए ना, फोरम क्या है हमारे पास। आपने बंदूक तो नहीं उठानी ना, आपने कोई वहां पे बगावत तो नहीं करनी। आपके पास फैसला करने के लिए, अपनी मर्जी के मुताबिक आगे चलने के लिए, या इंसाफ के तकाजों को पूरा करने के लिए आपके पास सिवाय अदालती फोरम के अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि सियासी फोरम आपको स्पेस नहीं दे रहा, ना आपको बात करने की इजाजत है। तो आपके पास एक अदालती फोरम ही है, और उस फोरम पे जाके आप अपना मुकदमा पेश कर सकते हैं। अगरचे अदालतों का मामला भी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से चलाई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अदलिया अच्छी है, बुरी है, फैसले उसमें क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं, आपके पास ऑप्शन तो और कोई नहीं है, और कोई है ही नहीं। और आप उन्हीं के जरिए आपको रिलीफ भी मिल सकता है,
और उन्हीं के जरिए आप निशाना भी बन सकते हैं। भट्टो साहब निशाना नहीं बने, और नवाज शरीफ साहब भी निशाना बने थे माजी में, या बहुत से लोग बने हैं, तो इमरान खान भी बन सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह का माहौल अब बन गया है, मैं बहुत मतलब जिसे कहता हूँ ना, जब मैं बहुत से तजिया निगारों को सुनता हूँ, और जो बड़े तजिया निगार हैं जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के हालात के ऊपर अपना तजिया पेश करते हैं, जनरली ये लोग ये कह रहे हैं कि ये सारा खेल जो है जिस तरह से सजाया गया था वो अपना मतलूबा नतीजा नहीं दे रहा, जिसकी वजह से सारा निजाम जो है वो तितर बितर हुआ है, और फैसला नहीं हो पा रहा कि क्या चले, कैसे चले, कहाँ चलाएं, किसके साथ चलें, किसके साथ नहीं चलें। मैं आपको बताऊं, ये बाकायदा जो पीटीआई के मुकाबले में जो उनके सियासी मुखालफीन है ना जी, उनके पास कोई मुतबादल बयानिया नहीं है, मैं आपको बताऊं इस वक्त। और वो बयानिए में इन्हीं के पीएमएलएन ने तो सरेंडर कर दिया ना बयानिए के कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने तो अपने आप को एस्टैब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दिया और कहा कि हम आपके साथ हैं। अब उनके पास एक ये नया खेल आ गया है कि जी इमरान खान जो है ना वो कैरेक्टर लेस है, और देखिए उनका कितना बुरा किरदार है। अच्छा, अभी जैसे मैंने कहा कि मलक रियाज आएंगे, फराह गोगी आएंगे, और बहुत से लोग आ जाएंगे। चले मान लिया इसरार कसाना साहब, इमरान खान एक बहुत ही बुरे किरदार का बहुत ही गंदा शख्स है, चले अब आप उसको बाहर निकाले, इतने गंदे शख्स को कौन वोट देगा सर? किसने उसको वोट देना है? किसने उसको वोट देना है? लोगों को फैसला करने दें, लोगों को फैसला करने दें कि इस गंदे शख्स को वो रिजेक्ट कर दें। लेकिन अगर आपने खुद तय करना है कि ये गंदा शख्स है, ये बुरा शख्स है, और हम तय करेंगे कि जनाब इसके लिए कोई स्पेस नहीं होगी, तो उससे पॉलिटिकल इंप्लीकेशन बढ़ेंगी। मैं आपको बताऊं, ये जितना आप इसके खिलाफ कर रहे हैं ना, मुझे वो हफीजुल्लाह नियाजी का जुमला याद आ रहा है, जिसने ये कहा था कि टीवी चैनल पे बैठ के कामरान शाहिद के प्रोग्राम में कहा है कि जितना आप उसके खिलाफ इस वक्त ये काम चला रहे हैं, उसका उतना ही रद्द-ए-अमल वोटर के अंदर और सख्त तरीके से आ रहा है। और मैं बात सही है, ऐसे बहुत से लोगों से जानता हूं जिनका बराह रास्त पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनके अंदर भी ये हमदर्दी पैदा हो रही है कि यार ये अगर इस हद तक आ गए हैं और औरतों के मामलात के अंदर आ गए हैं, तो इनको फिर चाहिए कि बाकायदा जाके माफी मांग लें इमरान खान से, क्योंकि अब आप उनका मुकाबला सियासी बुनियादों पे नहीं कर पा रहे। अब आप उनका मुकाबला जो है एक मनफी प्रोपेगेंडा कैंपेन, जातियात पर हमले, किरदार कुशी, उनके घरों के अंदर तक जाना। मिसाल के तौर पे अगर कल जो है कोई नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, फजलुर रहमान, इनकी रातों की कहानियों को सामने ले आए, या और जो हमारे ताकतवर तबकात के अंदर से जजेस हैं और बहुत से लोग हैं, तो क्या हो जाएगा? और देखिए ना, बात यह है, जो बुनियादी सवाल हमें समझना चाहिए, जो कुछ आज नवाज शरीफ साहब के साथ हो रहा है, यानी नैब भी वही है, अदालतें भी वही है, एफआईए भी वही है, इन्वेस्टिगेशन का निजाम भी वही है, जजेस भी वही हैं। अच्छा, अब अगर जो कुछ उस वक्त हो रहा था, तो उस वक्त ये सारे इदारे, सारे जो नवाज शरीफ के खिलाफ काम कर रहे थे, क्या आज उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती? इस नैब की अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती, जो आज नैब का प्रोसिक्यूटर जाकर ये कहता है जी हमें कोई इतराज नहीं है, इन सबको रिहा कर दिया जाए, हमें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। तो आपने कौम के ये अरबों रुपए क्यों बर्बाद किए यार, अगर वो मुजरिम नहीं थे? और अगर आज आप उनको रिलीफ दे रहे हैं, या तो आप कल दुरुस्त थे या आज आप दुरुस्त हैं। तो ये इनका भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना इन इदारों की, जो बाकायदा इन इदारों को पॉलिटिकल बुनियादों पर इस्तेमाल करते हैं, सियासी मुखालफीन को कमजोर करने के लिए, सियासी डालने के लिए। खासतौर पर जो अदलिया है उसके बारे में होना चाहिए, अदलिया के बारे में भी जरा देखना चाहिए। हाँ, ये जो सवाल है, ये इसी सवाल को थोड़ा सा मैं इस तरह पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगले हफ्ते आप दोनों की अपील जो है वो लग गई है, इमरान खान की भी और नवाज शरीफ की भी। अब वहां पे मुझे बताएं कि एक तरफ अब जो हम इस माहौल देख रहे हैं जिसका आपने जिक्र भी किया, तो इमरान खान की भी साइमल्टेनियसली अपील्स होंगी और नवाज शरीफ की भी होंगी। अब जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब हैं माशाल्लाह, अब वो कैसे बैलेंस आउट करेंगे कि एक तरफ नवाज शरीफ को वो दे रहे होंगे रिलीफ, और दूसरी तरफ इमरान खान का जो केस है वो उसको लटका रहे होंगे, तो ये कैसे चलेगा? देखिए ना, मामला अगर फिर कानूनी नुक्ते का होगा तो रिलीफ मिलेगा, लेकिन अगर मामला सियासी नौयत का होगा तो एक को रिलीफ मिलेगा, एक को रिलीफ नहीं मिलेगा। एक बात अब देखिए ना, इमरान खान के बारे में कहा जाता था कि वो पाकिस्तानी सियासत का लाडला है, इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है। अच्छा, अगर उनके सियासी मुखालफिन ये बात करें ना तो चले समझ आती है। ये जो पूरी की पूरी इस्लामाबाद की मीडिया की फौज दर फौज है,
जर्नलिस्टों की, तज्जियाकारों की, माशाल्लाह उन्होंने जिस अंदाज से इस सारे मामले को इमरान खान के हवाले से पेश किया था, अब ये जो चौथी बार का लाडला है वहां उनकी जबानें बंद हो जाती हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ हूं कि मैंने नहीं देखा कि कितने तज्जियाकारों ने जो इस वक्त इमरान खान की तासुब में आगे तक जा चुके हैं, क्या उन्होंने ये जो खावर मानिका वाला इंटरव्यू है इसके ऊपर तनकीद की है कि आप किस हद तक नीचे जा रहे हैं। अब उसके जवाब पेश किए जा रहे हैं कि जनाब ये तो बंदा ही इतना कैरेक्टरलेस है, ये तो फला है। अच्छा, भी बात ये है कि अगर आपने सियासत में ये दरवाजा खोलना है तो मैं आपको बताऊं किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। एक बात, किसी का नहीं ये जो जनरल मुशर्रफ के दौर में औरतों की सियासी अमल में शमूलियत के हवाले से बड़ी पेशरफ्त हुई, लोकल गवर्नमेंट में उनको 33% और कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट में 17.5% उनको नुमाइंदगी मिली। अब मैं आप बहुत सी औरतों से मिलता हूं ना, जब ये खवातीन के जो मुख्तलिफ फोरम्स होते हैं वो अब कानों को हाथ लगा रहे हैं कि अगर ये सियासत है और अगर इस तरह से हमने अगर अपनी रेजिस्टेंस के अंदर इस तरह से अपनी जातियात के ऊपर हमले करवाने हैं और इस तरह से अपनी जात के ऊपर अपनी बच्चियों के सामने, अपनी बेटियों बेटों के सामने, बहुओं के सामने, अपने खावंदों के सामने हमारी ये किरदार कुशी होनी है, तो ये सियासत का जो रंग है ये कहां लेके जाएगा पाकिस्तान को। और ये तो देखिए ना, हम पहले ही 80-90 की दहाई देख चुके हैं। एक तो हमारे यहाँ अलमिया ये है कि लोगों की तारीख जो है वो 2011 से शुरू होती है और मुझे बहुत से लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि जी ये सारा गंद इमरान खान ने डाला है। मैं उनसे कहता हूं काश आपने 80-90 की दहाई में एंटी पीपल्स पार्टी और प्रो पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स के रंग देखे होते। फर्क सिर्फ ये है किसाना साहब, फर्क सिर्फ ये है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था और इतना बड़ा प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया नहीं था, लेकिन वो जलसों की तकरीरें मौजूद हैं, वो जलसों में लगने वाले नारे याद हैं, उन लोगों की शिद्दत पसंदी भी याद है जिन्होंने भट्टो साहब को भी मुल्क दुश्मन, मुल्क गद्दार बनाकर पेश किया। भट्टो साहब के मुल्क से पेश किया और किस तरह से नुसरत भट्टो का, बेनजीर भट्टो की किरदार कुशी की जाती थी, किस तरह से जारी की जाते थे उनकी हुक्मरानी के खिलाफ। ये फजलुर रहमान पेश थे, मौलाना समीउल हक मरहूम पेश होते थे, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का कार्ड खेला जाता था। तो मैं ये कहता हूं कि लाडले को अगर आपने इवैल्यूएट करना है तो पाकिस्तान की रियासत ने जितना फैसिलिटेट और जितनी सहूलतकारी माशाल्लाह शरीफ खानदान के लाडलेपन में दिखाई है, पाकिस्तान की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और ये कहना कि जी ठीक है, देखिए ना बात यह है कि हर एक को सहूलत मिली है, एक की बात तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो खास सहूलत माशाल्लाह शरीफ खानदान के हिस्से में आई है और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के रियासती निजाम को बिगाड़ा है, पैसों की बुनियाद पे, दौलत की बुनियाद पे, इख्तियार की बुनियाद के ऊपर लोगों की जिस तरह की बोलियां लगाई हैं। अभी मैं इरफान सिद्दीकी साहब का एक मौक़िफ़ सुन रहा था, माशाल्लाह बड़े जहांदीदा हमारे दानिशवर भाई हैं, उन्होंने फरमाया कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने औरतों पे तनकीद की है नाच गाने के ऊपर, ये अगरचे PMLN का मौक़िफ़ नहीं है लेकिन शरीफ खानदान की रवायात का जरूर हिस्सा है। अब हमें मसलन ये भी बताया जा रहा है कि शरीफ खानदान की रवायात क्या है, आप अंदाजा लगाइए जरा। यानी अब इस तरह के हमारी अगर दानिशवरी हो रही है और इस तरह की दानिशवरी के अंदर जो है हम अपना रंग दिखा रहे हैं, तो फिर आप क्या कह सकते हैं, मुझे आप बताइए ना, सारे खेल के अंदर। असल में तो दानिश जो है हमारी सारी की सारी खत्म हो चुकी हुई है। एक चीज मुझे बताइएगा कि अब नवाज शरीफ का आपने जिक्र किया है, अब वो मुलाकातें कर रही हैं, आज उनकी मुलाकात रिपोर्ट हुई है मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी, और वो बड़े मुदबाना होकर वहां पे बैठे हुए भी थे। तो ये जो अब JUI का स्टैंड है, JUI नून लीग के साथ चलेगी या पीपल्स पार्टी के साथ चलेगी, कैसे ये चलेंगे, सीट एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे? देखिए दोनों की मजबूरियां है ना, यानी JUI को भी इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि हम अकेले तनहा PTI का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और ये बात PMLN को भी पता है। तो इसलिए ये चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के PMLN और JUI और पीपल्स पार्टी भी एक मुश्तरका उम्मीदवार के तहत KPK में हिस्सा लें, उससे शायद उनको लगता है कि रिलीफ मिल सकेगा। यही मौलाना फजलुर रहमान की कोशिश है और नवाज शरीफ साहब को भी अंदाजा हो गया है कि जो 2/3 मेजोरिटी की बात है वो आज के हालात में मुमकिन नहीं है, तो वो भी छोटी जमातों को साथ लेके और उनकी टोकरी में या बास्केट में छोटी जमातें डाली जा रही हैं ताकि वो इनकी मदद के साथ आगे बढ़े। तो सबको लग रहा है कि जनाब हमें वो जो एक दफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कि अगर हमने PTI का मुकाबला करना है तो एक तरफ PTI और बाकी तरफ एक ही मुश्तरका उम्मीदवार होना चाहिए, लेकिन अब वो रियलिटी अभी इस तरह से प्रैक्टिस होती है वो मुमकिन तो नजर नहीं आ रही। लेकिन ये खेल तो उनको समझ आ रहा है
कि इमरान खान के मुकाबले में हमें एक होना पड़ेगा, वरना फिर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। सही बात है। अच्छा, आखिर में ये मुझे बताएं कि ये जो आपने बताया उसका इंटरव्यू जो हुआ है खैबर मानिका का, उसमें लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, सब कुछ किया, लेकिन उसका जो रिएक्शन इमरान खान का रिपोर्ट हो रहा है, वो जो शेर मरवत साहब मिल के आए तो उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा ये सब झूठ है और ये सब बदनाम करने की कोशिश है और साजिश है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो अली नवाज जबान जिनका आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, वो जिस हालत में भी वहां पे गए उनके मुतालिक कोई नेगेटिव बात ना की जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि इमरान खान जो है वो इस तरह की जो जितनी भी उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है, वो समझते हैं कि इसका उनके खिलाफ कोई असर नहीं हो रहा? देखिए, मुझे ये नहीं पता कि इमरान खान क्या समझते हैं और क्या नहीं समझते, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया के अंदर ट्रेंड्स चल रहे हैं और जितने सर्वे आ रहे हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के हैं, अखबारी तंजीमों के, अखबार के इदारों के हैं, टीवी इदारों के हैं और मुख्तलिफ सर्वे कंपनियां हैं, उसमें तो ये लगता है कि जैसे ये जो जितनी कैंपेन चल रही है उसका अल्टीमेट फायदा जो है पॉलिटिकली वो इमरान खान उठा रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि इमरान खान को अताब का निशाना बनाया जा रहा है। और ये किरदार कुशी की जो मुहिम है, इसका लगता है कि कोई इंपैक्ट उस तरह से नहीं पड़ा, जो मैंने आपको कहा ना, वो जो सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है कि जो हम उनका वोट बैंक बिल्डोज करना चाहते थे, वो बिल्डोज नहीं हुआ है। तो इसलिए इमरान खान की शायद जो इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, या जिस वक्त जितनी वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, उसके पीछे उनको ये लगता ही है कि जो लोग हैं वो ये बाय करने के लिए तैयार नहीं है, जो उनके इमरान खान के सियासी मुखालफिन या कुछ बड़ी ताकतें दिखाने की कोशिश कर रही हैं। यही एक वो नुक्ता है जिसकी बुनियाद पे इमरान खान की सियासत खड़ी है। लेकिन उसका फैसला जो है वो इंतखाबात में होना है। लेकिन अब इंतखाबात मुनसफाना होते हैं, शफाफ होते हैं या नहीं होते हैं, उनके लिए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड होती है, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, नहीं ले सकेंगे, उनकी पार्टी के का क्या मुस्तकबिल होगा, इस पे भी बहुत से सवालात बाकी हैं जब तक कि इलेक्शन शेड्यूल नहीं आता और हम देखते नहीं है कि उनके लिए क्या रियायतें पैदा होती हैं, कोर्ट उनके बारे में क्या फैसला करता है, तभी ये चीज चल सकेगी ना। अगर आपने ये तय कर लिया है कि बाय हुक एंड कुक हमने इमरान खान को किसी भी सूरत में नहीं आने देना, तो आप रियासत है, आप ताकतवर लोग हैं और आपके पास ताकत की हुक्मरानी है, उसमें आप बहुत से लोगों का रास्ता रोक सकते हैं। लेकिन ना सियासी जमातें जो हैं वो सियासत के अंदर तो मुकाबला कर सकती हैं, लेकिन अगर सियासी जमातों का मुकाबला रियासत के साथ होगा तो फिर एक मुश्किल सूरत हाल है पीटीआई की, मुश्किल हो जाती है और वो सबके लिए मुश्किल हो सकती है और उसका रिजल्ट कोई अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा जी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम।